चलिए बेटा, अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है ऊर्जा की हानि, या जिसको कह सकते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। ठीक, ये पहले तो इसका मतलब समझेंगे कि ये लॉस ऑफ एनर्जी, शेयरिंग चार्जेस या ऊर्जा की हानि है क्या, और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे कि आखिर ये हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, और हो रही है तो कितनी हो रही है। देखो इसको समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक चालक है, वो है x, और मेरे पास एक और चालक है जो है y। मैंने माना कि हमने इस x को Vx विभव तक आवेशित किया और y को हमने किया Vy विभव तक। ठीक, मान लेते हैं कि Vx ज्यादा है Vy से। ठीक है, हमने किसी एक का विभव क्या मान लिया, ज्यादा मान लिया। अब दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया, किसी चालक तार के द्वारा जोड़ दिया या दोनों को एक साथ जोड़ दिया, तो क्या होगा, जो ज्यादा विभव वाला ऑब्जेक्ट है वहां से आवेश किसकी तरफ जाएगा, कम विभव वाले ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, ये तो होता ही है, आवेश कहां से कहां प्रवाहित होता है, ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ। कब तक प्रवाहित होगा, जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। मान लेते हैं कि ये Vx से V पे आ जाता है और ये Vy से भी V पे आ जाता है, तो दोनों का जब एक कॉमन वोल्टेज हो जाएगा तब ये आवेशों का स्थानांतरण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसी चीज को हमें इस्तेमाल करना है आगे कि ये ऊर्जा की हानि आखिर हो कैसे रही है। देखो उसके लिए क्या करेंगे, हम दो चालक मानेंगे। ठीक है, हम दो चालक मानेंगे, दो चालक। ठीक है, इन दोनों चालकों की धारिताएं क्या हैं, C1 एंड C2, और इनको आवेशित किया गया है V1 एंड V2 विभव तक। ओके, दोनों चालकों की धारिता क्या है, C1 और C2, और इनको आवेशित कहां तक किया गया है, V1 और V2 तक आवेशित किया गया है। अब जब इन दोनों चालकों को आपस में जोड़ा जाएगा, तो अभी हमने सीखा है कि आवेशों का प्रवाह होगा, और कब तक होगा, जब तक कि दोनों किसी एक कॉमन वोल्टेज पर नहीं आ जाते। मान लेते हैं कि वो कॉमन वोल्टेज है V। ओके, कॉमन वोल्टेज क्या है, V। अब ये सारा खेल जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम, किसी विलगित निकाय में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भाई आवेश संरक्षण का नियम तो यहां पर लागू होगा ही होगा। यानी कि पहले हम क्या लगाएंगे, आवेश संरक्षण। पहले हम आवेश संरक्षण लगाएंगे। आवेश संरक्षण क्या कहता है कि इन दोनों को जोड़ने से पहले सिस्टम का आवेश, कुल आवेश, और जोड़ने के बाद सिस्टम का कुल आवेश क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1 प्लस C2 इंटू V। ओके, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, Q इक्वल्स टू CV। तो यहां से Q1 क्या हो जाएगा, C1V1, Q2 क्या हो जाएगा, C2V2, C1V1 C2V2। और जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो फिर क्या आवेश हो जाएगा, C1V प्लस C2V। वहां से मैंने V को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और यहां से हम V निकाल लेते हैं, ये आ जाता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, जब इन दोनों चालकों को, जिनको हमने माना है, उनको जोड़ा जाए आपस में ताकि आवेशों का प्रवाह हो सके, तो उनका कॉमन वोल्टेज क्या होगा, ये होगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले को मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि ये काम आने वाला है। देखो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये बाद में काम आएगा, इसलिए मैं इसको साइड में लिख रहा हूं। ठीक, अब प्रैक्टिकली ये पाया गया कि भाई जब भी इस तरह से दो चालकों के मध्य वोल्टेज के डिफरेंस, वोल्टेज के अंतर की वजह से आवेशों का प्रवाह होता है, तो वहां ऊर्जा की हानि होती है। तो हम चेक करेंगे कि ऊर्जा की हानि होती भी है या नहीं होती है, और होती है तो कितनी होती है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, अब हम आगे की बात करते हैं। चलिए, ऊर्जा की हानि पता लगानी है तो क्या करेंगे, प्रवाह से पहले, या मैं कहूं जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, इन दोनों को देखते हैं। तो पहले की बात करते हैं। ठीक है, अगर पहले की बात करें तो कुल ऊर्जा क्या होगी, U1 मान लेते हैं उसको संचित ऊर्जा को, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये पहले वाली होगी। ठीक है, बाद में क्या होगा, U2, ये हो जाएगा 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर।
क्यों? क्योंकि बाद में वोल्टेज क्या हो जाता है दोनों का, V और V, V1 V2 वाली कहानी तो खत्म हो जाती है। तो यहां से हम क्या करेंगे 1/2 C1 प्लस C2 और ये कर देंगे V²। ओके, ये बाद वाली हो जाए। अब V का वैल्यू हमें पता है, तो उस V की वैल्यू को रखेंगे तो क्या आएगा 1/2 C1 प्लस C2, V की वैल्यू रख रहे हैं देखो V² की, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। क्योंकि V² है तो मैंने भी उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास U2 का मान आ गया। क्लियर? तो हमने U1 का मान भी निकाल लिया और हमने U2 का भी मान निकाल लिया। ये हमारे पास दोनों ऊर्जाएं आ गई। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ऊर्जा में हानि, एनर्जी में लॉस हुआ भी है या नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं देखो, U1 माइनस U2 कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाली ऊर्जा में से दूसरी ऊर्जा को माइनस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ऊर्जा की हानि हो भी रही है या नहीं हो रही है, और अगर सच में हो रही है तो कितनी हो रही है। देखो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस ये U2 का मान ये रहा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये हमने U2 का मान रख दिया। क्लियर? प्योर मैथमेटिक्स है। अब इसके आगे इसमें फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है, पूरी मैथमेटिक्स है। हम लोगों को प्लस माइनस एलसीएम गुणा भाग ये सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ताकि डेरिवेशन हमें अच्छे से समझ में आ जाए। और कोई मुश्किल सवाल डेरिवेशन नहीं है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सारी वैल्यूज तो पता है, ठीक है, आपको धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूं, मैं एलसीएम लूं, और एलसीएम क्या आएगा C1 प्लस C2, और साथ में दो को भी मैं क्या ले लूं, कॉमन ले लूं। तो ये बन जाता है, एलसीएम ले रहा हूं मैं 2 C1 प्लस C2। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब बचा क्या है C1 V1 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा C1 प्लस C2 प्लस यहां कौन बचा C2 V2 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा C1 प्लस C2। क्लियर हो रही बात? ऐसे यहां कौन बचा माइनस में C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए। क्लियर? यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। चलो अब क्या होगा देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे होगा, यही तो कहानी होगी। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कहा प्योर मैथमेटिक्स से कुछ नहीं है इसमें। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आता है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। ये आपको खुद करके देखना है, इसको देखने के बाद, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे इसको। और इसको मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा। किससे करूंगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से करूंगा। फिर आ जाएगा अंदर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। ये हमारे पास आ गया। एलसीएम तो चल ही रहा है 2C1 प्लस C2, ये तो हमारे पास चल ही रहा है पहले से। चलिए इससे आगे सॉल्व करते हैं। मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये तो आपको समझ में आ ही चुका है। चलिए ठीक, अब मैंने देखा कि ये C1 V1 स्क्वायर प्लस का और ये कैसा है माइनस का, कैंसिल। ये C2 V2 स्क्वायर प्लस का और ये कैसा माइनस का, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, ये भी कैंसिल। क्लियर? समझ में आ रहा है ना भाई? ये जो माइनस है ये इसको भी माइनस बनाएगा, इसको भी माइनस बनाएगा और इसको भी माइनस बनाएगा। तो प्लस वाला माइनस से, प्लस वाला माइनस से हमने कैंसिल कर दिया। बचता क्या है देखो, U1 माइनस U2 कैलकुलेट कर रहे हैं। बचा क्या, C1 C2 V1 स्क्वायर, आगे क्या बचा C1 C2 V2 स्क्वायर, और उधर क्या बचा माइनस का 2 C1 C2 V1 V2, और एलसीएम चल रहा है 2 C1 प्लस C2। यहां तक की कहानी क्लियर है। चलो अब ऊपर में से क्या कॉमन आ रहा है, C1 C2 कॉमन आ रहा है। बचा क्या
v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, और नीचे क्या है 2c1 प्लस c2। सिंपल। अब देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, ये किसका फॉर्मूला बन जाता है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, दिया जाता है c1 c2 अपॉन 2 c1 प्लस c2, और यह आ जाता है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, यह आता है u1 माइनस u2। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना है, यहीं तक पहुंचना था हमें, ठीक है, जो लास्ट में फॉर्मूला लिखा हमने, हमें यहीं तक पहुंचना था। अब इसको देखकर एक चीज को समझना है, क्या समझना है, देखो C1 धारिता है, धनात्मक होगी, C2 धनात्मक होगा, ओके। बात आई V1 और V2 पे, ठीक। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी है, ब्रैकेट के अंदर वाली, वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई, V1 बड़ा हो V2 से, V2 बड़ा हो V1 से, कुछ भी हो सकता है। तो ये धनात्मक भी हो सकती है और ये ऋणात्मक भी हो सकती है, क्लियर। लेकिन इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब मान लो अंदर धनात्मक आती है तो धनात्मक का स्क्वायर भी क्या होगा, धनात्मक। लेकिन मान लो अंदर ऋणात्मक आ जाती है तो ऋणात्मक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, धनात्मक। यानी कि कुल मिलाकर हमें हमेशा ये क्वांटिटी कैसी मिलेगी, धनात्मक मिलेगी। यानी ये जो RHS है ये हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। अब सोचो कि u1 माइनस u2 हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है, u1 माइनस u2, यानी कि पहले वाली ऊर्जा में से जब दूसरी ऊर्जा को घटाया जाता है तो वो हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। ये केवल और केवल तब कब संभव है, तभी संभव है जब u1 क्या हो, u2 से बड़ी हो। देखो ऐसे समझो, u1 माइनस u2 हमेशा कैसा है, धनात्मक है। अगर u1 माइनस u2 हमेशा धनात्मक है तो इसका मतलब क्या हुआ, u1 हमेशा ज्यादा है किससे, u2 से। u1 हमेशा किससे ज्यादा है, u2 से ज्यादा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में इस तरह से जब भी दो चालकों के मध्य आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है, शेयरिंग होती है, तो वहां पर ऊर्जा की हानि भी होती है। हानि क्यों हो रही है, क्योंकि पहले ऊर्जा ज्यादा थी, बाद में ऊर्जा कम है। क्लियर है सबको।